उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। 1991 और 1992 के दौरान भारतीय परिप्रेक्ष्य में नई आर्थिक नीति के दायरे को क्यों सम्मिलित किया गया था, ये समझने में। इस संक्रमण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा किए गए योगदान और प्रमुख भूमिकाओं को भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने में। ये समझने में कि औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय सुधारों और विनियमन ने भारत में उदारीकरण की राह को कैसे सुगम बनाया है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणाओं को संयुक्त परिप्रेक्ष्य में समझने में। ये जानने में कि भारत में व्यापार और निवेश नीति सुधार के बुनियादी नियम और प्रक्रिया क्या हैं। ये जानने में कि निजीकरण के युग में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कैसे पेशेवर स्वतंत्रता और व्यावसायिक उत्कृष्टता के साथ उभरे। बाह्य प्रापण के दायरे और अनुक्रम भारत में आर्थिक सुधारों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नया विकास पहलू कैसे प्राप्त कर सके थे। विश्व व्यापार संगठन WTO के अनुसार भारत अन्य देशों के साथ बहुपक्षीय व्यापार समझौतों से कैसे जुड़ा हुआ है, ये जानने में। ये जानना कि कैसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI और विदेशी संस्थागत निवेश FII ने भारत में घरेलू स्तर पर आर्थिक परिप्रेक्ष्य को बदल दिया है। उदार अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल प्रभावों के कारण वैश्वीकरण की प्रमुख चुनौतियों और वास्तविक आर्थिक विषमताओं और असमानताओं के स्तर को समझने में। नई आर्थिक नीति की पृष्ठभूमि। 1980 के दशक के अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारा संस्थागत ढांचा मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर केंद्रित था, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रक अपनी विशिष्ट भूमिकाओं में कार्य करते थे। नियंत्रित अर्थव्यवस्था का परिणाम अर्थव्यवस्था में अक्षमताओं का उद्भव था। ऐसा कहा जाता है कि नियंत्रण और अभाव कम उत्पादकता का एक दुष्चक्र बना देते हैं। अभाव से नियंत्रण की मांग उठती है, जिससे वितरण पर राशनिंग लागू करनी पड़ती है। इससे नई उत्पादक क्षमता के निर्माण में देरी होती है, इसलिए उत्पादन में कमी होती है और मांग आपूर्ति में असंतुलन हो जाता है। नई आर्थिक नीति का उद्भव। नई आर्थिक नीति NEP को प्रारंभ करने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य बताए जाते हैं। 1. भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के अखाड़े में उतारना। 2. मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना और भुगतान असंतुलन को दूर करना। 3. पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाना। 4. आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना और अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना। 5. अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधनों और प्रौद्योगिकी के प्रवाह की अनुमति देना। 6. अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों में निजी प्रतिभागियों की भागीदारी में वृद्धि करना। स्थिरीकरण और संरचनात्मक उपाय। संकट के प्रति अनुक्रिया के रूप में स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधारों के उद्देश्य से नीतियों के एक ऐसे सेट को स्थापित करना था, जबकि स्थिरीकरण नीतियों का उद्देश्य राजस्व और भुगतान संतुलन में विकसित हुई कमजोरियों को ठीक करना। वहीं संरचनात्मक सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों में विकसित हुई कठोरताओं को दूर करना था। उदारीकरण। आयात निर्यात और व्यापार और निवेश नीति में परिवर्तन। 1991 की व्यापार नीति के सुधार मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण
इसके उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक सुधार और प्रतिकूल भुगतान संतुलन स्थिति की चिंताओं से निर्देशित थे। 1991 में पहली पीढ़ी के सुधारों का उद्देश्य आयात शुल्कों में कमी लाकर व्यापार को उदार बनाना, मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना, जिसके परिणाम स्वरूप वार्षिक वृद्धि दर लगभग 7% सुधारों से पहले प्रतिशत की तुलना में हुई है। व्यापार नीतियों सुधारों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. मुक्त आयात और निर्यात। 2. प्रशुल्क ढांचे का परिमेयकरण। 3. व्यापारिक घरानों की शुरुआत। 4. विशेष आर्थिक क्षेत्र। 5. निर्यात उन्मुख इकाइयां और अन्य कृषि निर्यात क्षेत्र। 6. बाजार तक पहुंच हेतु पहल। 7. सेवा निर्यात पर फोकस। 8. रियायतें और छूट। औद्योगिक क्षेत्र का अविनियमन, नियंत्रण मुक्ति। अविनियमन किसी विशेष उद्योग में सरकारी अधिकारों में कमी या उसे समाप्त करना है। आमतौर पर उद्योग के भीतर ही अधिक प्रतिस्पर्धा पैदा करने हेतु ऐसा किया जाता है। भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी, जिसमें उद्योग को नियंत्रण मुक्त किया जाना था ताकि अधिक दक्ष और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। कर सुधार और व्यापार और विदेशी मुद्रा सुधार। 1991 से पहले भारत की कर संरचना व्यापक रूप से अक्षम और काफी अनुचित थी। राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आयकर दरें बहुत अधिक थीं और केंद्रीय स्तर पर 1980 के दशक के मध्य से कुछ चयनात्मक आधार को छोड़कर कोई वैट नहीं था। विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक सुधारों के पश्चात तेजी से बढ़ा है। 2002 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विश्व में 7वां बड़ा भंडार था। विदेशी मुद्रा के उच्च भंडार को देखते हुए कुछ क्षेत्रों से ये सुझाव आया है कि इसका उपयोग अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु किया जा सकता है। निजीकरण। निजीकरण क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रक दोनों ही विनियमों के अनुसार विभिन्न गतिविधियां कर रहे हैं, परंतु 1991 तक सार्वजनिक क्षेत्र असंधारणीय रूप से अक्षमताओं से प्रभावित था। 1991 की नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्रक हेतु कई सुधारात्मक उपाय थे। उनमें से कुछ अलाभकारी इकाइयों को निजी क्षेत्रक को बेचना, सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों पीएसई और सामरिक बिक्री में निजी क्षेत्रक को आमंत्रित करना आदि सम्मिलित थे। इन सुधारात्मक उपायों में से कुछ हद तक निजीकरण करना भी सम्मिलित था। सार्वजनिक क्षेत्रक में विनिवेश। 1991 के दौरान सरकार ने विनिवेश और निजी भागीदारों को अल्पसंख्यक शेयरों की सामरिक बिक्री को अपनाया। इसका अर्थ पूर्ण निजीकरण है, क्योंकि संबंधित कंपनी का स्वामित्व निजी इकाई को स्थानांतरित कर दिया गया था। परंतु प्रमुख भागीदारी को आमंत्रित करने का मुख्य रूप विनिवेश था, जिसके परिणाम स्वरूप आम जनता को न्यूनतम शेयरों का हस्तांतरण हुआ और साथ ही सरकार की भागीदारी 51% शेयरों की रही। इस प्रकार निजी क्षेत्र को अल्पसंख्यक भागीदारी बिक्री से सरकार को पूरे परिदृश्य को परिवर्तित करने में सक्षम बना दिया। निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम पीएसई। वर्तमान समय में डेयरी, पशुपालन और मुर्गी पालन जैसे सर्वाधिक प्रभावशाली क्षेत्रक निजी क्षेत्रक के नियंत्रण में हैं। इस प्रकार निजी क्षेत्रक ने संपूर्ण कृषि क्षेत्रक के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस प्रकार लाखों लोगों को संपूर्ण खाद्य आपूर्ति की है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पीएसयू को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
CPSE सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSB या राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम SLPE में वर्गीकृत किया गया है। CPSE को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। 26 फरवरी 2018 तक भारत में 8 महारत्न और 16 नवरत्न उद्यम हैं। वैश्वीकरण, विश्व के साथ अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना। भारत में 1991 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार और इसके साथ साथ वित्तीय क्षेत्र के लिए LPG मॉडल, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाकर अर्थव्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से सुधारों की श्रृंखला प्रारंभ की गई थी। शब्द वैश्वीकरण का अर्थ बेरोकटोक व्यापार और वित्तीय प्रवाह के माध्यम से और साथ साथ प्रौद्योगिकी और ज्ञान के आदान प्रदान से विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। इसमें श्रमिकों का एक देश से दूसरे देशों में आवागमन सम्मिलित है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बाह्य प्रापण, व्यवसायी विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में व्यवसाय करने के लिए जाते थे। वैश्वीकरण ने उद्योग के प्रवर्धन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। वे अपने साथ नई सोच, नया परिप्रेक्ष्य लाते हैं और जहां भी गए हैं वहां की प्रक्रियाओं को भी सीखते और आत्मसात करते हैं। वर्तमान में जब देश की अर्थव्यवस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में तेजी से विकास के संकेतों सहित रोजगार वृद्धि के संकेत प्रदर्शित कर रही है, वहां यही पर्याप्त होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक पदचिह्न। वैश्वीकरण के साथ वर्तमान उद्योग के कर्ताओं ने विश्व भर में व्यवसाय के लिए आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया है। इस आवागमन ने नई सोच, व्यापार के परिप्रेक्ष्य में वृद्धि की है और वे जिस भी स्थान पर गए हैं वहां के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ी है। विकासीय परिवर्तनों से ज्ञान, व्यावसायिक प्रक्रियाओं और अवसरों का आदान प्रदान भी बढ़ा है, जिससे विकास में वृद्धि हुई है। हालांकि कुछ कंपनियां अपने वैश्विक विस्तार में लगी हुई हैं। वे प्राकृतिक संपदा जैसे खनिज खाने या तेल क्षेत्र या बौद्धिक संपदा को प्राप्त करने के लिए विदेश जा रही है, या इसलिए कि उनके प्रमुख बाजार विश्व के अन्य भागों में स्थित हैं। विश्व व्यापार संगठन और भारत। विश्व व्यापार संगठन का उद्भव। विश्व व्यापार संगठन WTO आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1995 को 123 देशों द्वारा 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षरित मार्राकेश समझौते के अंतर्गत प्रारंभ हुआ। इसने 1948 में प्रारंभ होने वाले सामान्य प्रशुल्क और व्यापार GATT समझौते का स्थान लिया। ये विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन है। WTO प्रतिभागी देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा के व्यापार विनियमन से संबंधित है। व्यापार को प्रोत्साहित करने के सबसे सुस्पष्ट साधनों में से एक व्यापार बाधाओं को कम करना है। संबंधित बाधाओं में सीमा शुल्क या टैरिफ और कोटा जैसे आयात प्रतिबंधक उपाय सम्मिलित हैं। समय समय पर लाल फीताशाही और विनिमय दर नीतियों जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होती है। मुक्त व्यापार समझौता, भारत में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार। एक मुक्त व्यापार समझौता देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए किया गया एक समझौता है। व्यापार बाधाओं में कर और विनियामक कानून जैसे गैर शुल्क बाधाएं भी सम्मिलित होती हैं। एक मुक्त व्यापार समझौते FTA 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाला एक समझौता है, जिसमें देश अपनी वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को प्रभावित करने वाली कुछ बाध्यताओं और अन्य विषयों के अतिरिक्त निवेशकों और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए
सहमत होते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में एफटीए और डब्ल्यूटीओ के विरुद्ध आलोचना। विकासशील महत्व के कई मुद्दों को नजरअंदाज होने से रोकने के लिए भारत सदैव प्रयत्नशील रहा है। जब तक ये संपन्न नहीं होता है, डब्ल्यूटीओ भारत की संप्रभुता पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। भारत ने पहले से ही कुछ क्षेत्रकों के लिए किसी भी प्रकार के समझौते की गुंजाइश की सीमा रेखा खींच दी है, जैसे कृषि क्षेत्रक। सुधार के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई। भारत ने एकल ब्रांड रिटेल और अन्य क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई नियमों में व्यापक छूट की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विदेशी विमान कंपनियों को 49% तक शेयर धारिता ग्रहण करने की अनुमति दे दी है। विदेशी रिटेलर 30% घरेलू खरीद के मानदंड के कार्यान्वयन को अब 5 वर्ष के लिए विलंबित कर सकते हैं। मार्च में भारत ने अपनी इक्विटी के लिए विदेशी फंडों को आकर्षित करने के लिए अन्य उभरते हुए बाजारों की अगुवाई की, जिससे विदेशी निवेशकों ने इस महीने में $2.06 बिलियन के स्थानीय शेयरों की खरीदारी की, जिनमें बंधन बैंक और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पहली बार स्थानीय रूप से अपने शेयरों की बिक्री की। लगभग 40% विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई फंड प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ में लगाए गए, जिनमें 2 वित्तीय कंपनियों ने प्राथमिक ड्रॉ कार्ड के रूप में कार्य किया। कृषि और रोजगार में वृद्धि। खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पादों की उच्च वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि और कृषि संस्थानों के कुशल उपयोग पर स्वतंत्रता के पश्चात विकास प्रक्रिया के माध्यम से विशेष बल दिया जाता है। संधारणीय कृषि उत्पादन प्रचलित सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत एक स्वीकार्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन द्वारा प्राकृतिक संसाधनों, मृदा, जल, मवेशियों, पौधों की आनुवांशिकता, मत्स्य पालन, वन, जलवायु और स्थलाकृति के विवेकपूर्ण उपयोग पर निर्भर करता है। सुधार और वित्तीय नीतियां। आर्थिक विकास, मूल्य स्थिरता और समानता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के पश्चात राजकोषीय नीति ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। 2003-2004 में वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम को राजकोषीय समेकन की राजस्व आधारित रणनीति के साथ गठित सार्वजनिक व्यय की प्राथमिकता को पुनर्निर्धारित करने के लिए पारित किया गया था। वैश्वीकरण और उसके पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था, संधारणीय विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी लोकतांत्रिक राजनीति में आर्थिक परिवर्तन की क्रमिक प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है। भारतीय अनुभव अधिक सत्तावादी एशियाई राजनीतिक हालातों में तेजी से आए आर्थिक परिवर्तनों जैसा नहीं था। विनियोजित निजी क्षेत्र के प्रचार और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए राज्य संचालित आर्थिक निर्भरता से एक बदलाव उन अन्य पक्षों के लिए चुनौती है जो ये दावा करते थे कि उद्योगपतियों, बड़े किसानों और नौकरशाहों के प्रमुख गठबंधन के हित इस प्रकार गुंथे हुए हैं कि 1980 के दशक की नीति के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाना कठिन होगा। आर्थिक विषमताओं और असमानताओं में होती वृद्धि। सुधारों के पश्चात के भारत में असमानताओं का क्या हुआ? ग्रामीण भारत के लिए खपत के मामलों में मापा गया गिनी गुणांक 1993-94 में 0.29 से बढ़कर 2011-12 में 0.31 हो गया।
यदि हम एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की राष्ट्रीय परिषद के मानव विकास सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हैं, तो 2004-5 में आए ग्रामीण जमा शहरी का गिनी गुणांक 0.52 था और 2011-12 में 0.55 हो गया। दूसरे शब्दों में, यदि हम खपत की बजाय आय का उपयोग करते हैं, तो भारत में असमानता बहुत अधिक है। सिरिसिला त्रासदी, विद्युत क्षेत्र के सुधारों के संबंध में सत्यता। आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में सिरिसिला विद्युत हाथकरघा पर काम करने वाले बुनकर, जो अभी एफएसए ईंधन अधिभार समायोजन के भार से भी नहीं उबरे थे, अब बेरोजगारी के संकट में आ गए हैं। सिरिसिला वस्त्र शहर में लगभग 34,000 विद्युत करघे हैं। उनमें से 15,000 करघे केवल पॉलिस्टर कपड़े का उत्पादन करते हैं, जो 8,000 बुनकरों को सीधे और परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करते हैं। हालांकि पॉलिस्टर धागे की आपूर्ति न होने से सैकड़ों विद्युत करघों ने कपड़ा उत्पादन बंद कर दिया है और अन्य बंद होने के कगार पर हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। उच्च मुद्रास्फीति दर और देश में आयात में उच्चतम स्तर ने देश की आर्थिक प्रगति को समाप्त कर दिया था। विश्व बैंक और आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की, जहां इसे उदारीकरण के प्रति अपने संधारणीय प्रणाली को बदलने का सुझाव दिया गया। घरेलू स्तर पर औद्योगिक विनियमन और निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित किया गया और बाह्य माध्यम से विदेशी निवेश और आयात उदारीकरण को सुधार के कुछ कदमों के रूप में किया गया था। संक्षेप में, वैश्वीकरण को देश में उदारीकरण और निजीकरण के अंतिम परिणाम के रूप में देखा जा सकता है, जो बदले में देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने का प्रयास करता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई ने भारतीय उपभोक्ताओं के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण के साथ प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता उत्पादन के संरेखित करने का प्रयास करता है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य दुनिया भर में एक रचनात्मक व्यापार व्यवस्था को सुरक्षित करना है, ताकि विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सके।